बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जाना था भारत की विदेश नीति के बारे में, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के बारे में। इस अध्याय में हम जानेंगे कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अब हम ऐसे दौर में हैं जहां हमने देखा कि तीन युद्धों की त्रासदी हम झेल चुके हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी थी, हम सब ने देखा था अध्याय संख्या 2 में कि इस पार्टी के प्रभुत्व का दौर चला था, किस तरह से इसने एक के बाद एक भारी बहुमत के साथ चुनाव जीते थे। अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो चली थी कि बात आती है कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियों की, कि कौन कौन सी वो चुनौतियां आन पड़ी थी और किस तरह से पुनर्स्थापना वापस कांग्रेस कर पाई थी। इस दौर में कांग्रेस को गुजरना पड़ा था विभाजन से भी। क्या कारण थे विभाजन के, किस प्रकार का था ये विभाजन और कैसे उबर पाई कांग्रेस विभाजन से, तो चलिए जान लेते हैं इस अध्याय में। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे गहन हो चली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में आ रही मुश्किलों के बारे में। शुरुआत में तो कांग्रेस के टक्कर का, कांग्रेस के बराबरी का कोई दल नहीं था, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक कठोर हो चली थी, टक्कर की हो चली थी। इस समय कांग्रेस को अब कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना था, इस बारे में हम जानेंगे अपने इस अध्याय में। नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह इन चुनौतियों से उभरी और कैसे नई नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम करेंगे अपने इस अध्याय में। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं शुरुआती दौर की, कि सबसे पहला झटका कब लगा कांग्रेस को और कैसे उभरी कांग्रेस इस चुनौती से। तो बच्चों, वो सबसे पहला हम धक्का कह सकते हैं, झटका कह सकते हैं। कांग्रेस के करिश्माई नेता, लोकप्रिय नेता, एक दिग्गज नेता श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का निधन हो जाता है 1964 में। उस वक्त का ये जो दशक था 1960 का दशक, जहां हमें चीन के साथ युद्ध करना पड़ा था, जहां हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा था। तो ऐसे में इस दशक को खतरनाक दशक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या क्या थे इस खतरनाक दशक के कारण, कि उस वक्त गरीबी से हम नहीं उबर पाए थे। गरीबी की जो एक तरह से मकड़ जाल था, उससे हम बाहर नहीं निकल पाए थे। गैर बराबरी थी, असमानता का व्यवहार था, सांप्रदायिकता थी, क्षेत्रीय विभाजन के सवाल थे, वो भी अभी अनसुलझे थे। जहां अभी विभाजन की त्रासदी को हम नहीं भुला पाए थे, जहां सांप्रदायिकता अभी भी लोगों के मध्य अपना विष घोल रही थी और जहां राज्यों के पुनर्गठन का मसला भी चल ही रहा था। ऐसे में कांग्रेस खो देती है अपने दिग्गज नेता श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे कि हमने देखा। तो सवाल उठ रहा था कि नेहरू के बाद में कोई भी नया नेतृत्व है, क्या इनका समाधान करने में सक्षम होगा? क्या ये नया नेतृत्व नेहरू को नेहरू की जगह ले पाएगा? क्या वो नेहरू की ही तरह कांग्रेस को संभाल पाएगा? क्या वो उसी तरह से देश को चला पाएगा? बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों में भी भारत की तरह राजनीतिक उत्तरदायित्व का जो सवाल था, वो लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं हो पाया था। मतलब कि हमारे साथ और भी बहुत सारे देश हमारे आसपास नवोदित हुए थे, उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त की थी। वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हुई कि जो उनके कहीं कि अपन राजनीतिक मुखिया थे, उनके बाद में जो नया उत्तरदायित्व आया, सबसे पहले तो उनके उत्तराधिकार का सवाल ही, कि मुखिया का स्थान लेगा कौन। तो इस सवाल को ही वो लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हल कर पाए थे। तो भारत के सामने भी ये सवाल आ खड़ा था अब, कि अब नेहरू की जगह लेगा कौन, अब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो जब अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में ऐसा हुआ कि वो उत्तराधिकार का मसला लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं हो
पाया। तो उसके परिणाम क्या हुए थे कि सेना थी वो राजनीतिक भूमिका में आ गई थी। तो अब वही उस बातों का, उस परिस्थिति का प्रभाव एक तरह से भारत पर भी आना तो था ही। तो अब यहाँ ये दिखने लगा था, नज़र आने लगा था, या फिर ये कहीं कि अंदेशे होने लगे थे इस तरह के, और अनुमान लगाए जाने लगे थे कि अब भारत है वो इस उत्तराधिकार के प्रश्न को सही ढंग से हल नहीं कर पाएगा और अन्य देशों की तरह यहाँ भी सेना राजनीतिक भूमिका में आ जाएगी। हो सकता है सेना के हाथ में शासन चला जाए। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे थे कि लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इन देशों में बहुत सारे उदाहरण उस वक्त सबके सामने थे कि फलान देश में उनके उत्तराधिकार के प्रश्न पर और कहीं की झगड़ा हुआ या फिर सेना राजनीतिक भूमिका में आई, उनकी सरकार ढह गई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे झगड़े अन्य राष्ट्रों के सामने आ रहे थे। तो भारत के मामले में भी ये अंदेशा लगाया जाना सहज था। लेकिन हमने क्या किया? क्या हम उस प्रश्न को सुलझा पाए? क्या हम उस प्रश्न को लोकतांत्रिक ढंग से सुलझा पाए? और क्या हम एक नया अच्छा उत्तराधिकारी नेहरू की जगह भारत को दे पाए? देखते हैं कि नेहरू के बाद हम लेकर आए श्री शास्त्री जी को। नेहरू के मंत्रिमंडल में शास्त्री जी बहुत दिनों तक मंत्री रहे थे, कई वर्षों तक मंत्री रहे थे और उनको लेकर कभी कोई विवाद नहीं उठा था। ये अपनी सादगी, सिद्धांत और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के तात्कालिक अध्यक्ष थे के कामराज। उन्होंने पार्टी के नेताओं से मशविरा किया और सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। सभी लोग लाल बहादुर शास्त्री को ही उत्तराधिकारी चुनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इनकी छवि थी वो बड़ी शांत, सादगी पूर्ण, निष्ठावान व्यक्ति के रूप में थी। तो इस तरह से शास्त्री जी हैं वो कांग्रेसी दल के निर्विरोध नेता चुने गए और भारत के प्रधानमंत्री बन गए। यानी कि कांग्रेस दल ने निर्विरोध रूप से, बिना किसी विरोध के शास्त्री जी को और अपना प्रधानमंत्री चुन लिया था और आलोचक रह गए थे ठगे से। जहां ये देखा जा रहा था कि भारत उत्तराधिकार के प्रश्न को लोकतांत्रिक तरीके से हल नहीं कर पाएगा, अन्य देशों की तरह ही भारत में भी राजनीतिक उठापटक होगी। तो इस बात के अंदेशों का जवाब हमने दे दिया था लोकतांत्रिक तरीके से श्री शास्त्री जी को हमारा प्रधानमंत्री चुनकर। शास्त्री जी के कार्यकाल के बारे में बात करें तो 1964 से 1966 तक एक बड़ा ही छोटा कार्यकाल शास्त्री जी अपना पूरा कर पाए थे। और शास्त्री जी के कार्यकाल में देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली थी मानसून की असफलता। मानसून की असफलता के कारण खाद्यान्न का गंभीर संकट पैदा हो गया था। भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हुई कठिनाइयां। भारत और चीन का युद्ध हमने अभी पिछले चैप्टर में ही जाना था कि 1962 में हमें चीन के साथ युद्ध करना पड़ा था। उसकी वजह से कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी, क्योंकि बहुत सारा खर्चा हमें सैन्य खर्च में देना पड़ा था। और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो इन दोनों युद्धों के कारण और आर्थिक संसाधनों पर एक बोझ बढ़ गया था। ऐसे में शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। फिर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का अचानक देहांत हो जाता है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से फिर अब सवाल आ खड़ा होता है राजनीतिक उत्तराधिकार का कि किस तरह से अब कौन संभालेगा ये प्रधानमंत्री का पद, अब कौन होगा अगला वो मुखड़ा जो कि ले पाएगा भारत के मुखिया की जगह है। दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल उठ खड़ा हुआ। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, अब 2 नाम सामने थे कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों ही उत्तराधिकारी के रूप में अपना दावा पेश कर रहे थे। उस वक्त बड़े दिग्गज नेता थे, ये दोनों का ही नाम सामने आया था। तो कैसे हुआ चुनाव देखते हैं। देखिए, मोरारजी देसाई थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रहे थे और बम्बई प्रांत में मुख्यमंत्री के पद पर
रह चुके थे। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन सर्वसहमति कायम ना हो सकी। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज और बड़े दिग्गज नेता थे, वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सम्मति नहीं बन पाई थी। सभी लोग इंदिरा गांधी के नाम पर राजी नहीं थे, तो फिर बाद में गुप्त मतदान करवाया गया और गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी विजयी हुई और इस तरह से अब अगला पद है वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में इंदिरा गांधी को मिला। अब आगे क्या, नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी को राजनीतिक अनुभव या प्रशासनिक अनुभव इतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्हें जमने में थोड़ा सा वक्त लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कि ये अभी नई है राजनीति में, इनका कद इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री अगर हम बना देते हैं तो सभी राजनीतिक प्रशासनिक निर्णयों में हमारी भागीदारी हमेशा अव्वल रहेगी। तो देखते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर इंदिरा गांधी का समर्थन किया कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इस वक्त तक भारत की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो चली थी। इन कठिनाइयों के बीच पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और नेतृत्व कौशल दिखाने की इंदिरा गांधी ने कोशिश की। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो उत्तराधिकार का प्रश्न हमारे देश के सामने आ खड़ा हुआ था पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की मृत्यु के बाद में और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में। उसको बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश ने उस वक्त संभाला। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रतिनिधि चुना और उसे प्रधानमंत्री पद दिया। और चाहे हम शास्त्री जी की बात करें, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में एक अच्छे मुखिया की भूमिका निभाई। वहीं इंदिरा गांधी ने भी, हालांकि उन्हें जमने में थोड़ा वक्त लगा और शायद उन्हें यही सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया था कि वो क्योंकि राजनीतिक अनुभव कम रखती हैं, वो प्रशासनिक अनुभव कम रखती हैं, उनका कद इतना बड़ा नहीं है पार्टी में, तो जो नेतागण उन्हें प्रधानमंत्री चुन रहे हैं उनका जो कहें कि हम निर्णय है और उस पर हमेशा प्रभाव बना रहेगा। निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन लेंगे किसकी, उनकी चाहत से लेंगे, उनकी इच्छा से लेंगे। और हमेशा प्रधानमंत्री हैं वो अपने कार्यों के लिए, अपने निर्णयों के लिए, कोई भी कदम बढ़ाने के लिए उनकी ओर देखेंगी। इस मानसिकता के साथ शायद उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया और सभी आलोचकों को एक कड़ा जवाब दिया। लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन, नेहरू की मृत्यु के बाद क्या क्या अंदेशे लगाए जा रहे थे? इसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है कि जो अन्य नवोदित राष्ट्र थे उसमें हुई घटनाओं के मद्देनजर नेहरू की मृत्यु के बाद में क्या क्या अंदेशे लगाए जा रहे थे। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल कैसे हल किया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से लिखना है कि शास्त्री जी के बाद में 2 प्रतिद्वंदी सामने थे और किस तरह से उनके बीच से एक का चुनाव करके उसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। धन्यवाद।